आज की वीडियो में बात करेंगे डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट बूस्टर की। और इसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन के फॉर्मुलेज में तुमको नहीं बताऊंगा, इसमें मैं हर एक चीज बताऊंगा। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम मिनिमम में क्या करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या होता है, और कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन को कैसे डील करना है। सो हर चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है ऋतिक राज। मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अप्लाइड मैथ्स के बना चुका हूं, तो उसको आप चेकआउट पूरे चैनल पे कर सकते हो। लेकिन अगर इस सीरीज को नहीं देखा तो इधर आई बटन पे क्लिक करो, जाके देख के आओ, उसके बाद यहां पे वापस आ सकते हो या इसको कंटिन्यू करने के बाद भी देख सकते हो। अब डिफरेंशिएशन इन इट्स एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूले को पढ़ना है वो है ये दो तीनों फॉर्मूले, कि अगर x की पावर n को डिफरेंशिएशन करोगे तो n आगे आ जाएगा, और x पे जो पावर है एक लेस हो जाती है। यू नो दिस थिंग, है ना? ये सब चीजें बेसिक हैं। लॉग ऑफ मॉड x 1/x होता है, ये भी तुमको पता होना चाहिए, बिकॉज आगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, ये सब आप लोग ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हो। मैं 12th का रिवीजन करा रहा हूं। अब 12th के रिवीजन में शुरुआत होती है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स से। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? जब आप ऑलरेडी डिफरेंशिएशन कर चुके होते हो, जब दोबारा उसका डिफरेंशिएशन करते हो तो मल्टीपल ऑर्डर्स ऑफ डिफरेंशिएशन मिलते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए कि आपके पास लिखा है कि देखो मेरे पास fx था एज y, मतलब y इक्वल्स टू fx, fx इक्वल्स टू y, जो भी तुमको बोलना है, या y इक्वल्स टू fx बोल देते हैं, कोई फर्क ऐसा पड़ता नहीं है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे dy by dx मिलेगा, और पता है जब भी dy by dx ऑफ fx आता है तो उसको हम f डैश x बोलते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए साथ साथ लिख रहा हूं। अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करने आ जाऊं, मतलब dy by dx ऑफ dy by dx, this should be equals to d by dx of f dash of x। तो बात को बड़ी गहराई से समझना कि देखो ये dd था, ऐसे सोच सकते हो, ये d2y बन जाता है, और ये dx था दो बार, तो dx का होल स्क्वायर, तो dx स्क्वायर बोल देते हैं। तो यहां पे आ जाता है f डबल डैश x। तो ये जब आप डिफरेंशिएशन कई बार मल्टीपल टाइम्स करते हो तो उसको कहते हैं हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। सवाल आपके पास सीधा सा आएगा, बताओ इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? तो दो बार करोगे तो सेकेंड ऑर्डर, तीन बार करोगे तो थर्ड ऑर्डर, चार बार करोगे तो फोर्थ ऑर्डर, मतलब व्हाटएवर द पावर यहां पे उतना ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन हुआ हो रखा है। तो ये इस तरीके से होता है। अब इसमें लिबनिस, लाग्रांजे, ये सब भी होता था, बट यू कैन जस्ट लीव इट, राइट इट, तुम्हें इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो nth डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय डेरिवेटिंग n टाइम्स, ठीक है ना? जिस भी आपको डेरिवेटिव पे पहुंचना है उतनी बार डिफरेंशिएशन करो, आप पहुंच जाओगे। यही इस पूरे का मतलब था। आगे बढ़ने से पहले आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ये सारे नोट्स वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अगर आप प्ले स्टोर या एंड्रॉइड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे जाके जेनेट सर्च करना। अगर आप iOS यूजर हो तो ऐप स्टोर पे जाके माय इंस्टीट्यूट सर्च करके इस कोड को डालना, TKSHMF, आपको सब सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। अब आते हैं हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन। इंप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जहां पे x और y को एग्जिस्ट करते हैं, साथ में एग्जिस्ट करते हैं। कहने का मतलब कैसा है भाई? कुछ ऐसा आपको दिखेगा, मान लीजिए मैंने लिखा x स्क्वायर y, ऐसे लिख दिया। आप x स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पे यूज होगा प्रोडक्ट रूल। तो आपने x स्क्वायर को रोका, y का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर y को रोका, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो जैसे आप नॉर्मली x में करते, ट्रीट y एज अ फंक्शन, लेकिन जब आप y का डिफरेंशिएशन करोगे तो वहां पे dy by dx ऐसे आके चिपक जाएगा। यहां पे y का डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए जाने के लिए इसको मल्टीपल टाइम्स आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, जिसको मैं ऑलरेडी बहुत बार कवर कर चुका हूं। मेरे डिफरेंशिएशन का वन शॉट आपको मिल जाएगा, यहां पे आई बटन पे क्लिक करोगे, वहां पे मिल जाएगा, और मेरे चैनल पे जाओगे, पॉपुलर वीडियोस में सबसे ऊपर मिल जाएगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या आता है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। अब पैरामीट्रिक फंक्शन ये होता है कि समथिंग विच इज गिवन इन x एंड समथिंग इज गिवन इन y, लेकिन किसी और के टर्म्स में। कहने का मतलब, मानो मैंने x को लिखा ऐसे 80 और y को लिखा t का क्यूब। अब मैंने तुमसे सवाल ये पूछ लिया, चलो 80 का क्यूब बोल देते हैं, कुछ भी हो सकता है, a b c d, लो भाई b लिख दो, लेट्स राइट b यहां पे, bt का क्यूब। अब मैंने जो तुमसे सवाल पूछा, मैंने पूछा फाइंड dy by dx, या d2y by dx स्क्वायर भी पूछ सकता हूं। हर चीज को मैंने कवर किया, लेकिन dy by dx निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको dy by dt निकालना पड़ेगा और dx by dt निकालना पड़ेगा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दीज थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो इधर से आपको dx by dt मिल जाएगा, ये आ जाएगा a, और इधर से आपको dy by dt मिल जाएगा, जो आ जाएगा 3bt का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको 3bt का स्क्वायर यहां पे रखना था, नीचे रखना था a। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये dy by dx है। लेकिन अगर तुमसे बोला गया d2y by dx स्क्वायर निकालो,
कभी यहाँ पे dx स्क्वायर बाय dy स्क्वायर नहीं बोलेंगे, d2y बाय dx स्क्वायर, मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो तुमको डिफरेंशिएशन करना है भाई d2y बाय dx स्क्वायर। अब जब तुम डेरिवेटिव इसका निकाल रहे होगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि 3b बाय एक नंबर था और t स्क्वायर का जब तुम डेरिवेटिव करोगे तुमको 2t मिलेगा, लेकिन इस बार तुमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, इन दोनों में तुमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, अब तुमने x के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन किया है। जब x के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन करोगे और यहां पे उसको t दिख जाएगा तो तुम्हें साथ साथ dt बाई dx लगाना पड़ेगा। अब ये कहां पे पहुंचेगा, अब समझना बात, इधर लिख देता हूं, तो d2y बाई dx स्क्वायर जो वैल्यू है बच्चों, ये जो 3b2 ये जो भी लिखा है, दिस विल बी 6bt बाई a इनटू, अब ये जो dt बाई dx है, आपको dt बाई dx में सवाल नहीं छोड़ना, यहां देखा ये dx बाई dt लिखा था, क्या लिखा था, dx बाई dt, तो dt बाई dx क्या होगा, dt बाई dx, इसको पलट दो भाई, dt बाई dx हो जाएगा 1 अपॉन a, तो यहां से आपका एक 1 अपॉन a भी आएगा। सो हमें, मेरा काम ये है कि जितनी भी dt बाई dx या dy बाई dt बाई dy कुछ भी आ जाए, आपको हटाना है, आपको इस रेफरेंस में आंसर देना है। आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरीके से अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चन को, हायर और डेरिवेटिव इस तरीके से इसमें सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं एप्लीकेशन पार्ट पे, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की। जो फंक्शन ऊपर चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है वो इंक्रीजिंग है, लेकिन जो फंक्शन नीचे गिरता जा रहा है वो डिक्रीजिंग है। लेकिन फंक्शन ना ही कभी हमेशा कंप्लीटली डिक्रीजिंग होते हैं और ना ही हमेशा कंप्लीटली इंक्रीजिंग होते हैं। हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, जैसे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं, यह हमेशा इंक्रीजिंग हो सकता है, हमेशा डिक्रीजिंग, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। फंक्शंस एक्चुअली फॉलो दिस पाथ, वो कभी इंक्रीज करेंगे और कभी वो डिक्रीज करेंगे, कुछ इस तरीके का पाथ। अब तुम्हारा काम ये होता है ये फाइंड आउट करना कि उसने इंक्रीज कहां तक किया है और डिक्रीज कहां तक किया है। इसको करने का जो तरीका होता है बच्चों, वो यहां पे देखो मैंने लिख रखा है, कैसे आपको हमेशा डेरिवेटिव निकालना है। आपको डेरिवेटिव निकाल के वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां पे फंक्शन टर्न होता है। जहां पे डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 है, आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पे फंक्शन टर्न होता है, और उस फंक्शन के हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। डोंट वरी, एग्जांपल से समझाता हूं। लेकिन कुछ कॉमन टाइप के फंक्शन हम समझते हैं, जैसे कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, मान लो fx इक्वल्स टू c लिखा है, यहाँ पे fx इक्वल्स टू लेट्स से 7 लिख दो, तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनते चली जाती है। अब ना ही ये इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग, ये फ्लैट है, दिस इज अ फ्लैट फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन fx इक्वल्स टू x दिया है, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। अब अगर मैं इसमें fx इक्वल्स टू माइनस x लिख दूंगा तो क्या होगा, fx इक्वल्स टू माइनस x होगा, तो ये हमेशा डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये ग्राफ है। तो आपको ये चीजों में बहुत ज्यादा अच्छे से रखना है अपने आप को, क्योंकि एमसीक्यूज में कुछ भी पूछा जा सकता है। ग्राफ पूछेंगे, बताओ कहां इंक्रीजिंग है कहां डिक्रीजिंग है, फंस जाओगे, ग्राफ समझना नहीं आता तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन। अब तुम देखो, यहां से यहां तक ये गिर रहा था, फिर यहां से यहां तक ये बढ़ रहा था, तुम कहोगे सर ये तो बढ़ रहा है, सर ये तो उल्टा जाके बढ़ रहा है। अरे उल्टा कैसे बढ़ रहा है यार, सीधा बढ़ाना है हमको, उल्टे पे कैसे काम करोगे। तो अपना x जैसे इंक्रीज करेगा, y इंक्रीज करेगा तो इंक्रीजिंग हो गया, अगर x इंक्रीज करेगा और y डिक्रीज करेगा तो डिक्रीजिंग हो गया। एक सिंपल सी डेफिनेशन रखो ना यार, क्यों उल्टा जाना है, सीधा सीधा बात करो। अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे आपका y बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग है, और अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे आपका y गिरेगा तो डिक्रीजिंग है। किसने कहा कि आपको लेफ्ट राइट दोनों ही पकड़ के चलना है, दो रास्ते पे जाओगे वहीं खड़े रह जाओगे, राइट। हमें एक तरफ चलना है, दोनों तरफ नहीं फंसे रहना। आई होप दिस इज क्लियर। आगे आते हैं, एक एग्जांपल है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां है, करने का तरीका यहां पे बताना था, तो चलो समझा देता हूं आपको कैसे इसको करना है। मान लीजिए फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वेयर fx, ये आपको fx दिया है। सोल्यूशन क्या है, देखो आपको जो fx दिया है, सबसे पहला काम आपका ये कि उसका डिफरेंशिएशन निकालो। जैसे उसका डिफरेंशिएशन किया आपने, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, उसको 0 के बराबर रख दो। क्यों रखा, ताकि एक x की वैल्यू मिल जाए। ये x की वैल्यू को आपको फिर नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। यहां पे नंबर लाइन ये बना लेता हूं, ये जो भी वैल्यू आई है -3/2, इसको आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। अब आपको इसके दो रीजन मिलेंगे, एक राइट रीजन और एक लेफ्ट रीजन। तो हमको किस पे ध्यान देना है, अरे दोनों पे ध्यान देना है। -3/2 के आगे का कोई नंबर सोचो, आगे मतलब बाद में पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, तो 0 1 2 3 कोई भी नंबर चलेगा। मान लो तुमने ले लिया 1 या 2, कुछ भी ले लो। आपने अगर 1 लिया, सो व्हाट हैपेंस नाउ कि अगर मैं उस 1 को उठा के यहां पे कहीं पे भी रखता हूं,
तो मतलब 1 को उठा के रखता हूं कहां पे, अपने f डैश एक्स में, तो मुझे कैसी वैल्यू मिलेगी? क्या मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्या मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी? हमको वो जज करना था। तो हमने उठा के कहां रखा? हमने उठा के इसमें रखा। इसके राइट में कोई भी वैल्यू हमने रैंडम वैल्यू यहां पे रख दी, 1 रख दी। अब जैसे ही 1 रखा हमको नेगेटिव वैल्यू मिली, तो यहां माइनस साइन लगा देंगे। जब -3/2 के लेफ्ट साइड में देखा, पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव, कोई छोटा नंबर सोचो, -3/2 मतलब -1.5 से छोटा। लेट्स टेक -3, हमने -3 ले लिया, तो -6 माइनस ऑफ -12 तो +12 हो गया, तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो बच्चा पार्टी जहां पे भी ये माइनस साइन दिखेगा ग्राफ में, जहां माइनस वो डिक्रीजिंग, जहां प्लस वो इंक्रीजिंग, है ना आसान। तो इंटरवल्स क्या हो गए? इंटरवल्स हो गए -∞ से -3/2, इस इंटरवल की बात कर रहा है, और -3/2 से इंफिनिटी, इस इंटरवल की बात कर रहा है। लेकिन इंक्रीजिंग कहां है, डिक्रीजिंग कहां है, वो समझना है। तो अपना जो है इंक्रीजिंग वो यहां पर है। तो इंक्रीजिंग हमने कैसे डिफाइन किया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमने ऐसे डिफाइन किया, जब मेरा f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो मेरा fx इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि f डैश एक्स की हम बात ही नहीं कर रहे, हम fx की बात कर रहे हैं। और जब मेरा f डैश एक्स लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू होंगी, तो मेरा fx जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। कितना डिफिकल्ट इस चीज को समझना? बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो डिफिकल्टी से आगे बढ़ो और चीजों को ना सिंप्लीफाइड तरीके से समझो। मैंने पूरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया है, सब में एक्चुअली बेहतरीन वीडियो बनाए हैं। उस लेवल का एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, जाके एक बार जरूर देखना और कमेंट करके जरूर बताना। और लाइक करना भूल जाते हो यार, कमेंट अच्छे गए तो लाइक करना भूल जाते हो, लाइक भी कर देना इस बार। आगे आते हैं मैक्सिमम मिनिमम पे। चलो तुमको एक सिनेरियो इमेजिन कराते हैं। इमेजिन करो तुमने ना एक फेंस करा एक पीस ऑफ लैंड पे, मतलब फेंस होता है ना, फेंस चढ़ा दिया। द हाईएस्ट पीक विद इन दैट फेंस इज द मैक्सिमम वैल्यू। मान लो तुमने जमीन ली, ये तुमने जमीन ले ली भाई, अमीर आदमी तुम, जमीन ले लिया। अब मैंने इसमें फेंसिंग कराई, कई जगह पे मैंने इस फेंसिंग को हाई रखा, कई जगह पे लो रखा, ऐसे ऐसे करके मैंने फेंसिंग करा दी। ऐसी होती है फेंसिंग, आपने देखा है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा। तो अब भाई जो हाई पॉइंट्स हैं वो मैक्सिमम वैल्यू है, जो लो पॉइंट्स हैं वो मिनिमम वैल्यू है। कितना डिफिकल्ट है इस चीज को समझना। अब इसको आप कनेक्ट करो किसी भी ग्राफ के साथ, ठीक है। आप मान लो किसी भी ग्राफ के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, जैसे कि पहाड़, हिल वैली, कुछ भी। अब इस ग्राफ में ये जो पॉइंट है इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, चाहे हम जितना नीचे देख ले पीछे देख ले, और इससे नीचे कोई वैल्यू नहीं है। तो जो हाईएस्ट पीक है वो मैक्सिमा, जो लोएस्ट वैल्यू वो मिनिमा, इतना ही है बच्चों इसमें, और कुछ भी नहीं। समझते हैं, देखो, if you pick a spot C and the highest FC is greater than the every other spot in that area, that's the maximum। समझ में आया? मान लीजिए ये जो C है, ये C क्या है? ये x एक्सिस की वैल्यू है, ऐसे समझ लो। ये x एक्सिस y एक्सिस के कंसेप्ट में ये जो C है ये तुम्हारा y एक्सिस हो गया, एग्जांपल ले रहे हैं भाई, ये y हो गया, ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया। यहां पे मैंने कोई भी रैंडम नंबर C ले लिया। अब ये C है तो ये आउटपुट क्या है? FC होगा। और मुझे दिख रहा है ये वैल्यू कहीं पे भी ज्यादा नहीं है, तो रैंडमली वैल्यूज को रख के देखना है नहीं, यहां पे भी एक अप्रोच फॉलो होता है, वही कि आपको डिफरेंशिएशन करना है। और इसको आप रीड कर सकते हो, तुम्हारे रीड करने के लिए ही है आराम से। द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम करते हैं पहले इसमें, इसको हम कहते हैं द स्लोप मेथड। हमको वो जगह ढूंढनी है जो फ्लैट है, जो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, हम वी डोंट केयर। अब इन्हीं को हम कहते हैं पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। अब बात समझ में आ रही, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे जो स्लोप होता है वो फ्लैट हो जाता है। इसको रीड करना तुम्हारे लिए रीड करने के लिए, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? लेकिन इनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स? वेयर f डैश x इक्वल्स टू 0, द वैल्यूज ऑफ x वेयर f डैश x इज इक्वल टू 0, ये होते हैं आपके क्रिटिकल पॉइंट्स। बरोबर, समझ में आ गया ना? तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ क्या करना होता है? इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे अब हमें देखना होता है कि ये वैल्यू ज्यादा दे रहा है या कम दे रहा है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट वही होगा जहां पे आपका ग्राफ ऐसे जाते जाते मुड़ गया, लो भाई यहां क्रिटिकल पॉइंट हो गया, फिर मुड़ गया, लो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो जहां जहां टर्न करेगा वहीं पे भाई छोटी या बड़ी वैल्यू हो सकती है, बीच में थोड़ी होगी। आप बोलोगे ये मैक्सिमम मिनिमा, डजंट मेक सेंस ना। तो इसलिए इसको आप अवॉइड करो। अब एक बात समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ये बात क्या है, हाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम बात की बात है। Okay, so how to calculate? So we have two things. We have first derivative test and we have second derivative test. First derivative पे हम slope check करते हैं, हम चाहते हैं कि वो एकदम flat मिले। जहां पे तुमको flat मिलेगा
गोइंग अप गोइंग डाउन को भी अवॉइड करो, जहां पे मुझे फ्लैट मिलेगा वो मेरे टर्निंग पॉइंट्स होंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, हमको कर्वेचर देखना है कि वो उसके बाद क्या होगा, जिस पॉइंट पे हम देखेंगे उसके बाद व्हाट विल हैपन टू दैट थिंग। अगर वैल्यू नीचे जा रही होगी या फिर पलट जा रही होगी तो क्या होगा, अगर फ्राउन करेगा मतलब ऐसा ग्राफ होगा, शेप ऐसा है, तो ये वैल्यू क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। और अगर स्माइल करेगा तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, राइट। अगर फ्राउन करेगा तो मैक्सिमा, रोएगा मतलब स्माइल करेगा तो मिनिमा, करेक्ट। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं अपने सवाल के अंदर, ये तो भाई प्रैक्टिकल अप्रोच हो गया, बट हाउ टू यूज इट इन आवर क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप f डैश x इक्वल्स टू 0 रख के x की मल्टीपल वैल्यू c1 c2 c3 मान लो तुमने निकाल दिया। उसके बाद तुमको f डबल डैश x निकालना है, ये फाइंड आउट किया। अब इसी के साथ तुमको f डबल डैश c1 f डबल डैश c2 f डबल डैश c3 ये सारी वैल्यूज निकाल देनी, मतलब कोई भी नंबर, जो भी नंबर यहां मिला है उन सबको यहां डाल के देखना है। अगर ये वैल्यू f डबल डैश ऑफ एनी नंबर इज लेस देन 0, तो आपको जो मिला है x इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर ये लेस देन 0 है, रो रहा है, छोटा है, तो मैक्सिमा है। अगर ये हंस रहा है, बड़ा है, तो फिर मिनिमा है, डबल डैश, ठीक है, डबल डैश x है। ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका जो x आएगा, x इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहां पे x क्या है, x कैन बी एनी वैल्यूज फ्रॉम दीज थ्री वैल्यूज, मतलब 2 3 वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, डजंट हैव टू बी 2, डजंट हैव टू बी 3। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा की। तो डिफरेंस क्या है भाई एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा में। ऐसे इमेजिन करो, मान लीजिए कि आप गए हिमालय घूमने, अरे तुमने बोला सर इससे बड़ा पहाड़ तो हमने देखा ही नहीं। और अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो तो आपने जो ओनली पहाड़ तुमने जो देखा है वो कचड़े का पहाड़ है, करेक्ट, गलत बोल रहा हूं? तो वो पहाड़ आपने देखा नहीं कभी, तुम्हारे लिए वो जो पहाड़ कचरे का पहाड़ पड़ा है वो क्या है, वो लोकल मैक्सिमा है। और जो एक्चुअल में सबसे बड़ा पहाड़ है वो क्या है, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा। मतलब पूरे अर्थ पे कोई एक ऐसा पहाड़ है ना जो सबसे हाईएस्ट है, कमेंट करके बताना नाम जो हाईएस्ट पहाड़ है, जरा बताना मुझे। और ऐसा भी जगह है जैसे मरियाना ट्रेंच हो गया, बहुत सारी चीजें जो लोएस्ट वैल्यू भी है, बाकी नीचे ऐसे गटर में चले जाओ वो भी नीचे ही तो है। तो आपका जो सबसे पास वाला गटर है वो आपके लिए क्या है, वो लोकल मिनिमा है। लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है वो भी कमेंट करके बता देना क्या है, ठीक है। तो आपके लिए 2 टास्क मैंने दिए। तो जो एग्जिस्ट करता है सिर्फ एक एग्जिस्ट करता है, दैट इज एब्सोल्यूट। जो मल्टीपल एग्जिस्ट करते हैं, एक आपके नेबरहुड में एग्जिस्ट करते हैं, वो लोकल हो गया। ग्राफ के साथ भी ऐसे ही होता है, ग्राफ तो भाई दोनों तरफ इन्फिनाइटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं मुझे यहां चेक करना है, लो भाई यहां से लेके यहां तक ग्राफ जा रहा था, हो सकता है इसके बाद और ऊपर चला जाए, हो सकता है इसके बाद और नीचे चला जाए। तो भाई मिनिमा एब्सोल्यूट उधर, मैक्सिमा एब्सोल्यूट इधर है, लेकिन इसके हिसाब से ये मिनिमा है और इसके हिसाब से ये मैक्सिमा है। तो लोकल और ग्लोबल इस तरीके से समझो, ग्लोबल वही मतलब एब्सोल्यूट, समझ सकते हो ऐसे। तो दिस इज व्हाट इट इज। आप इसको पढ़ो मजे से, तुम्हारे लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू पे। यू नो दिस थिंग, वेरी वेरी इजी थिंग। सबसे पहले हम फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं, वो कॉस्ट जो वन टाइम इनकर होती है, या फिर हम लोग मशीनरी सेटअप कर रहे हैं, हम लोग जगह ले रहे हैं, हम लोगों को देना ही देना है ये कॉस्ट, तो ये फिक्स कॉस्ट है, रेंट होता है, ये सब फिक्स कॉस्ट के अंदर आ जाता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ यू आर प्रोड्यूसिंग थिंग्स और नॉट, यू आर पेइंग द कॉस्ट, वो फिक्स कॉस्ट हो गया। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, मान लीजिए आपका प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज का, मान लो आप टॉयज बनाते हो, किसी भी टाइप के टॉयज बनाते हो, तो टॉयज में क्या होता है, आपका जो मटेरियल होगा वो खर्चा होगा, जितना तुम प्रोड्यूस करोगे उतना खर्चा होगा, तो ये वेरिएबल कॉस्ट होता है। अब अगर इन दोनों की वैल्यूज मिला दें तो टोटल कॉस्ट बन के आता है, बराबर। तो ये बेसिक तुमको पता था। आगे बढ़ते हैं हम एवरेज कॉस्ट पे। तो अगर मैंने जितना प्रोडक्शन किया है और जितना मैंने कॉस्ट मेरी लग गई, जिस प्रोडक्शन पे कॉस्ट लग गई, और जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स मैंने प्रोड्यूस करे, टोटल कॉस्ट को अगर मैं नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करूंगा तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी जिसको हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल एमसी होता है, मतलब नॉट दैट एमसी, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट वाला एमसी। एमसी ऑफ एक्स इज सी डैश एक्स। कहने का मतलब क्या है, अगर आप कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे आपको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। ऐसे ही रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू क्या होता है, जो आप आइटम सेल करते हो एट सम प्राइस एंड नंबर ऑफ आइटम्स, पी इंटू एक्स, रेवेन्यू फंक्शन हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू। प्रॉफिट क्या होता है, जो आपने बेचा और जो आपकी लागत लगी थी उसका डिफरेंस आपका प्रॉफिट या फिर लॉस हो सकता है। तो यहां पे हम जनरली प्रॉफिट की बात करते हैं, उसका भी अगर मार्जिनल वैल्यू निकालनी है तो उसको डेरिवेटिव कर दो उसका, तो डिफरेंशिएशन करके आपको मार्जिनल प्रॉफिट मिल जाएगा।
फिर आते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पे। ये वो पॉइंट होता है जहां पे आपका जो प्रॉफिट है वो जीरो है, या ऐसा कह सकते हो जो आपका रेवेन्यू आ रहा है वो आपके टोटल कॉस्ट के बराबर। तो रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट, इसी डेफिनेशन को आपको लेके चलना है। इफ रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, और द प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जीरो। दोनों ही डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो एग्जाम में जब ब्रेक इवन फाइंड आउट करने को आता है। हमने बहुत सारे उस पर क्वेश्चन किए हैं, तो ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। यू कैन सी कैसे मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेट, मतलब अगर कॉस्ट फंक्शन दिया है, ये कॉस्ट फंक्शन था, इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा, तो जो वैल्यू आएगी वो मार्जिनल कॉस्ट। अब बोला है 300 प्रोडक्ट पे बताओ, 300 स्टूडेंट्स के मार्जिनल कॉस्ट को बताओ। तो यहां पे जहां x था मैंने 300 रख दिया, तो मुझे वैल्यू मिल गई 1368। तो द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 300 स्टूडेंट इज 1368। तो ये हो गई बच्चों मार्जिनल कॉस्ट। कोई दिक्कत किसी को? अब तो ये था आपका एक क्विक रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन ऑफ डिफरेंशिएशन। यहां पे मैंने आपको हर एक चीज समझा दी है, हर एक एस्पेक्ट जो डिफरेंशिएशन का वो थोड़ा सा आसान तरीके से समझा दिया है। अब जाओ इसको प्रैक्टिस करो बढ़िया तरीके से, और अच्छे नंबर लेके आना है। अपने पेपर का समय बस 2 महीने बचे हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।